गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर है लैंड कैपेबिलिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब किसी भी लैंड की या किसी भी सॉइल की उसकी क्षमता और उसकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग सॉइल्स का क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी प्लेज ए वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द लैंड यूज। इन दिस लेसन वी शैल डिस्कस ऑन द लैंड कैपेबिलिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब वही किसी भी सॉइल का, किसी भी भूमि का उसकी क्षमता के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी में डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लैंड सरफेस टू सपोर्ट नेचुरल प्लांट ग्रोथ और वाइल्ड लाइफ और आर्टिफिशियल क्रॉप ग्रोथ और ह्यूमन हैबिटेशन। मतलब लैंड कैपेबिलिटी भूमि क्षमता क्या है? किसी भी सोइल के वह गुण जिससे कि वह किसी भी नेचुरल प्लांट को सपोर्ट करे, ग्रो करने के लिए, किसी भी नेचुरल प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी हेल्प करे, और या फिर आर्टिफिशियल क्रॉप ग्रोथ जो अपन क्रॉप्स लेते हैं किसी भी सोइल में, या फिर ह्यूमन हैबिटेशन इंसानों के रहने के लिए। दस इट इंडिकेट द टाइप ऑफ लैंड यूज like human habitation, agriculture, pastures, forest, wildlife habitation। मतलब इसके हिसाब से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी लैंड ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अच्छी है, कौन सी लैंड एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, कौन सी लैंड, कौन सी सोइल्स हैं जो फॉरेस्ट के लिए या वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन के लिए बेस्ट है। That is suitable over a particular type of land. Different land have different capabilities depending on the land characteristics like slope, soil type, soil depth and erosion condition। मतलब अलग अलग सोयल की या अलग अलग भूमि की अलग अलग उसकी कैपेसिटी होती है, अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसके बेसिस पे? स्लोप, ढलान के बेस पे, मृदा किस प्रकार की है उसके बेस पे, या मृदा में गहराई कितनी है, और उसमें इरोजन कंडीशन यानी कि जो मृदा कटाव है, जो मृदा का बहाव है, वेस्टेज होती है जो, उसके हिसाब से किस लैंड में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना उसका क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से लैंड कैपेबिलिटी को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी इज क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। यह दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है इसका कल्टीवेबल ग्रुप और दूसरा होता है नॉन कल्टीवेबल। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल लैंड्स विच आर सुटेबल ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेबल ग्रुप, एंड द रिमेनिंग ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल लैंड्स विच आर अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें ज़्यादा कल्टीवेशन प्रोसेसेस जो होती हैं, कल्टीवेशन जो क्रियाएँ होती हैं वो अपने नहीं कर सकते। ग्रुप 1 में क्या है, 4 क्लासेस रखी होती हैं जो कि है क्लासेस 1 to 4, एंड ग्रुप 2 में भी 4 क्लासेस हैं जो है 5 to 8। टोटल 8 क्लासेस होती हैं लैंड कैपेबिलिटी की। ग्रुप 1 लैंड जनरली सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। These land are nearly level with slope of generally 1%। जो ग्रुप 1 की जो लैंड है, ग्रुप 1 की जो भूमि है, इसकी जो मृदाएँ होती हैं इनमें नॉर्मली 1% या 1% से कम का इसका स्लोप होता है। These soils are deep, fertile, easily workable and not subjected to damaging overflows। यह मृदाएँ क्या होती हैं? ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और इनमें काम करने में आसानी होती है, और यह इरोजन से बहुत दूर, इनमें इरोजन बहुत कम होता है। दीज लैंड आर वेरी गुड लैंड विच कैन बी सेफली कल्टिवेटेड बाय यूजिंग एनी फार्मिंग मेथड। इन मृदाओं में क्या होता है, किसी भी फार्मिंग मेथड को उपयोग में लेके, किसी भी फार्मिंग क्रियाएँ को अपने लेकर के उसमें कुछ भी क्रॉप, कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। Any cultivation processes can be done in this type of land। उसके बाद क्या है, इसको मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर क्रॉप रोटेशन और ग्रीन मैन्योरिंग या इसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है विद प्रॉपर क्रियाओं के साथ, अपने प्रॉपर प्रोसेसेस के साथ। सेकंड है इसका क्लास 2 लैंड्स। इसमें क्या होता है, इन मृदाओं में या इन भूमि में इस टाइप के
लैंड में जो स्लोप होता है वो नॉर्मली 1 से 3% का स्लोप होता है। थोड़ी सी इनमें जो ऊपर नीचे होते जो लैंड में जो ढलान होती है वो ज़्यादा होती है। दे कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड विद सम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लाइक कंटूर फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और टेरेसिंग। जैसे जो ढलान के विपरीत दिशा में जो खेती की जाती है, कंटूर फार्मिंग, और ये जो टेरेसिंग है या बंड कंस्ट्रक्शंस है जो मेड़ बना के जो कल्टीवेशन की जाती है, उसके हिसाब से इन सब क्रियाओं को ध्यान में रख के क्लास 2 की जो लैंड होती है, जो ये जो ग्रुप है, इसमें कल्टीवेशन प्रोसेसेस हैं जो वो की जा सकती हैं। इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे ये क्या होती है, मॉडरेट ससेप्टिबिलिटी टू इरोजन बाय विंड और वाटर। इन मृदाओं में क्या होता है, इन भूमि में क्या होता है, जो इरोजन प्रोसेस होती है, जो इरोजन होता है वो थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है किस विंड और वाटर, जो वायु और जल जो क्षरण होता है मृदा का, वो इसमें होता है थोड़ा बहुत। लेस देन आइडियल सोयल डेप्थ, इसमें जो भूमि की जो गहराई होती है, जो आइडियल गहराई होती है उससे थोड़ी सी कम होती है इसमें। समवट अनफेवरेबल सोयल स्ट्रक्चर एंड वर्केबिलिटी, कुछ प्रकार की इसमें जो भूमि होती है, इनमें जो सोयल स्ट्रक्चर होती है वो कई बार क्या होती है, थोड़ी अनफेवरेबल होती है, कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होती है। स्लाइड मॉडरेटली टू सैलिनिटी, मतलब जो सैलाइन सोयल होती हैं, इनमें कुछ भाग ऐसे होते हैं जो सैलाइन सोयल के होते हैं। वेटनेस एग्जिस्टिंग परमानेंटली विच कैन बी करेक्टेड बाय ड्रेनेज, जो इसमें गीलापन होता है जो ज़्यादा रहता है, ठीक है, जो कि सही किया जा सकता है प्रॉपर ड्रेनेज प्रोसेस से। यदि किसी भी लैंड में गीलापन ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए ड्रेनेज जो है उसको हम सुधार सकते हैं। ड्रेनेज सुधार के उस लैंड को प्रॉपर वेटनेस में ला सकते हैं। स्लाइट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन लैंड यूज़ एंड मैनेजमेंट, कुछ प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, जो कुछ वातावरण का जो इफ़ेक्ट होता है, जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होता है, वो भी इस प्रकार की लैंड में इफ़ेक्ट दिखाता है अपना। नेक्स्ट है क्लास 3 लैंड। इनमें जनरली जो स्लोप होता है, ढलान होती है, 3 to 5% होती है। इस वजह से इसमें कुछ लिमिटेशन के साथ अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। लिमिटेशन इसमें सेम है जो 2nd क्लास में थी, जैसे कंटूर फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग और बंड कंस्ट्रक्शंस और टेरेसिंग। इसमें एक ये अलग से है कवर क्रॉपिंग। इस प्रकार की लैंड में, इस प्रकार की भूमि में, मृदाओं में जो ऐसी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं जो उसको कम्प्लीटली कवर कर लें, जिससे क्या है, जो इरोजन का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। ऑल द लिमिटेशन ऑफ क्लास 2 आर एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, मतलब जो हमने क्लास 2 में ये जो लिमिटेशन देखी थी, इरोजन की लिमिटेशन, सोयल डेप्थ की या अनफेवरेबल सोयल स्ट्रक्चर की, या फिर इसमें जो वेटनेस की प्रॉब्लम थी या क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो सारी की सारी लिमिटेशन क्लास 3 लैंड में भी सेम होती हैं। क्लास 4 लैंड, दीज लैंड हैव फेयरली गुड सोइल्स दैट इज़ हैविंग शैलो सोयल डेप्थ, लो फर्टिलिटी, मतलब यह बहुत ही कम अच्छी मृदाएं होती हैं जिसमें क्या है, जिनकी फर्टिलिटी जो है बहुत ही कम होती है, और इनमें स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो इनकी ढलान होती है वो 5 से 8% तक हो जाती है, 5 to 8%। इसकी वजह से इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन के साथ बहुत ही कम क्रॉप प्रोडक्शन इसमें अपने ले सकते हैं, और वो भी बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ, वेरी केयरफुल मैनेजमेंट। लैंड में बी सूटेबल ओनली फॉर 2 to 3 कॉमन क्रॉप्स विच बिल्ड मेंटेन सोइल, मतलब इसमें 2, 3 या 4 से ज़्यादा क्रॉप्स इसमें अपने नहीं ग्रो कर सकते। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो इनमें ग्रो हो सकती हैं, वो भी पूरी सोयल मेंटेनेंस के साथ, पूरी कवरिंग के साथ। ज़्यादातर इसमें क्या है, जो ऐसी क्रॉप्स ग्रो होती हैं जो लैंड को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ इसके फीचर है लैंड के। इनमें क्या होता है, हाई ससेप्टिबिलिटी फॉर इरोजन ड्यू टू विंड, वाटर
विद सीवियर इफेक्ट। सेम कंडीशन इसमें भी है, इरोजन की प्रॉब्लम, जो मृदा क्षरण की अपक्षरण की प्रॉब्लम है वो इसमें भी आती है। लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब इसमें जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव वेटनेस और सीवियर सैलिनिटी, मतलब इसमें वाटर लॉगिंग से पानी रुकने की ज़्यादा उसमें दिक्कत आती है, और कई बार क्या होता है इसमें वेटनेस ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा पानी रुकने की वजह से, और जहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ नॉर्मली सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती ही आती है। इसके बाद है सेकंड ग्रुप, जनरली नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें जो फर्स्ट इसका है ग्लास लैंड, वैसे तो ये क्लास 5th लैंड है लेकिन इस ग्रुप की ये पहली है। इसमें जनरली जो ढलान होती है वो 8 से 12% तक आ जाती है। दे यूजुअली हैव नो टू लिटिल इरोजन हजार्ड बट हैव अदर लिमिटेशन विच रिस्ट्रिक्ट देयर यूज मेनली टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कवर कंट्रोल ग्रेजिंग। मतलब इसमें जो इरोजन है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन उसके बाद में इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें क्या है ये ज़्यादातर फॉरेस्ट, जैसे जो फॉरेस्ट क्रॉपिंग होती है, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, या जंगली जानवरों के लिए, या जो प्रॉपर किसी लैंड को कवर करने वाली जो क्रॉप्स होती हैं जैसे ग्रेजिंग, उसके लिए ये सूटेबल होती है। यह है मेनली ग्रासेस और ट्रीज़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके लिए यह लैंड है जो वो सूटेबल होती है क्लास 5th की। क्लास 6th, द लैंड इन दिस क्लास हैव शैलो सॉइल्स एंड जनरली हैव क्वाइट स्टीप स्लोप्स रेंजिंग टू 18%। इसमें जो ढलान होती है वो 18% तक आ जाती है, जैसे कि यह इनमें जो पहाड़ी एरिया होता है ज़्यादा, उन जगहों पर क्लास 6th लेवल की जो लैंड है वो पाई जाती है। दे हैव सीवियर लिमिटेशन विच रिस्ट्रिक्ट देयर यूज टू पास्चर्स विद वेरी लिमिटेड ग्रेजिंग, वुडलैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ फूड। मतलब इसमें भी वही सेम कंडीशन है क्लास 5th वाली। ग्रेजिंग जो चारे वाली जो होती हैं या चराने वाली जो फसलें होती हैं, घास वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब इसमें कल्टीवेशन इनकी हो सकती है थोड़ी बहुत। और ये है वाइल्ड लाइफ फूड के लिए, जो जंगली जानवरों के जो वो पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर जिनसे अपना फूड लेते हैं, उन सब के लिए ये क्लास 6 जो है वो सूटेबल है। इसमें कुछ इसके लिमिटेशन कह लो या इसके कुछ फीचर्स हैं। सीवियर इरोजन, एक्सेसिव वेटनेस और ओवरफ्लो, मतलब जो इरोजन है, जो मृदा क्षरण है, जो वो इसमें कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार बहुत कम रह जाता है। या एक्सेसिव वेटनेस, इसमें मतलब मॉइस्चर जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो बहुत होता है इस प्रकार की मृदाओं में, भूमि में। और लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी जो नमी सोखने की जो क्षमता होती है, जो ज़्यादा टाइम तक नमी सोखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और क्लाइमेटिक इफेक्ट इन प्रकार की मृदाओं पर बहुत पड़ता है। क्लास 7th और क्लास 8th, ये दोनों जो क्लासेज हैं ये एक ही तरह की क्लासेज हैं। इनको पहले सिर्फ क्लास 7th के रूप में भी पढ़ा जाता था, एक ही क्लासेज में इनको कंबाइंडली भी स्टडी किया जा सकता है। द लैंड इन दिस क्लास आर जनरली इरोडेड, रफ, हैविंग शैलो सॉइल डेप्थ एंड स्टीपर स्लोप्स रेंजिंग अप टू 25%। मतलब यह बहुत ही रफ लैंड होती है और इसमें जो गहराई होती है वो 25% तक चली जाती है। और उसके कंपैरिजन में देखें तो क्लास 8th में भी यह सेम ही है, 25% या इससे ज़्यादा। इन दोनों जगहों पर एक ही तरह की अपने जो वाइल्ड लाइफ जो है, इसमें जो जंगली जानवरों के लिए या जंगली पेड़ पौधों के लिए जो है वो ये सूटेबल है उनके लिए। सिर्फ मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन है जो वो ही सर्वाइव हो पाएगा, और इसमें कोई नॉर्मल क्रॉप नहीं हो सकती ना कुछ और ट्री फेलिंग, ग्रेजिंग
जैसे पेड़ पौधे या ये सब चीज़ें हैं जो यही चीज़ें इनमें हो सकती हैं। और ये एक इसमें था क्लास सेवन्थ में एक और चीज़ है, इसमें बहुत ही जैसे इसमें कम ये चीज़ होती है, बट 4 से 5 सालों के अंदर अंदर एक बार इनमें अपने जो सीरियल क्रॉप्स है वो ग्रो कर सकती हैं। थैंक यू।